सेक्शन 82 से देखते हैं भैया प्रोक्लेमेशन, और 83 में जब जाके देखेंगे अटैचमेंट की हम बात करेंगे। 82 से 86 तक जो प्रोविजन है वो आपके प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड है। अब आती है बात प्रोक्लेमेशन की, भाई किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए सबसे पहले कोर्ट समन इशू करती है। समन एक खाली सूचना मात्र होती है उस व्यक्ति को कि भैया आपको नियत दिनांक को या नियत समय पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है इस मामले की सुनवाई के लिए, इस मामले में। अब अगर वो व्यक्ति उस पर सुनवाई नहीं करता है, कोई संज्ञान नहीं लेता है, तब उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके आगे की जो कंडीशन है, वारंट इशू हो गया और वारंट इशू होने के बाद कोर्ट को ये विश्वास हो जाए कि वो व्यक्ति भैया एब्सकॉन्ड कर रहा है या अपने आप को उसने छिपाया हुआ है कि जिससे कि जो वो वारंट है एग्जीक्यूट ना हो सके, तब उस स्थिति में क्या किया जाएगा, जो कोर्ट है वो प्रोक्लेमेशन कर देगा इस बात की उस व्यक्ति के अगेंस्ट। कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज क्लियर है कि वारंट और प्रोक्लेमेशन दोनों एक साथ नहीं होगी। पहले आपका वारंट होगा, उसके बाद ही प्रोक्लेमेशन की जो कार्यवाही है वो होगी। और वो भी तब होती है जब कोर्ट को विश्वास हो जाता है कि भैया उस व्यक्ति ने एब्सकॉन्ड कर गया है या अपने आप को उसने छिपाया हुआ है या कोई ऐसे काम कर रहा है, इवेट कर रहा है जिससे कि जो वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके। 82 जो हमें बताता है इसके फॉर्म्स की कि जो प्रोक्लेमेशन है वो राइटिंग में होनी चाहिए और उस प्रोक्लेमेशन के द्वारा प्लेस और टाइम एब्सकॉन्डर के लिए वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि इस स्थान पर और इस समय आपको अपीयर होना है। दूसरी चीज ये कि जब इसमें समय की बात करते हैं तो 30 दिन से कम का टाइम नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिसको बुलाया जाना है। तो भैया देख लेते हैं इसको, जो सबसेक्शन 1 है क्या कहता है। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, यानी कि उसे यह विश्वास है कि वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, उसने साक्ष्य लिया है या नहीं लिया है अलग विषय है, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए वारंट हैज बीन इश्यूड। पहली जो कंडीशन है वो यही है कि उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू हो चुका है बाय इट, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, हैज एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्ड कर रहा है, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। दो दो कंडीशन ये आ गई भैया कि क्या नाम, कोर्ट को विश्वास है कि वो एब्सकॉन्ड कर गया है या अपने आप को उसने छिपाया हुआ है जिससे कि वारंट एग्जीक्यूट ना हो। तब उस स्थिति में कोर्ट क्या है, पब्लिश कर देगी, मे पब्लिश ए रिटन प्रोक्लेमेशन। यानी कि जो हम नेक्स्ट कंडीशन की बात कर रहे थे कि जो प्रोक्लेमेशन है वो आपकी राइटिंग में होनी चाहिए, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, यानी कि एंड एट ए स्पेसिफाइड टाइम। जो टाइम एंड प्लेस है वो भी आपका स्पेसिफाई होना चाहिए, और नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। और वो जो समय निश्चित किया गया है अपीयर होने के लिए वो 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। अब जब प्रोक्लेमेशन की हम बात करते हैं जो पब्लिश की जाएगी, उसके लिए भी ये 3 चीजें दी हुई है। सीधा सीधा सा जो ये कहते हैं, आपका सबसेक्शन 2 आपको बताएगा कि पहले तो ये कह दिए कि पब्लिकली इसको रीड किया जाना चाहिए उस स्थान पर, और जिस जिले में या जिस गांव में वो व्यक्ति रहता है किसी उस गांव के, उस जिले के या उस शहर के किसी ऐसे स्थान पर खड़े होकर उसको पढ़कर सुनाया जाता है जहां पर वो ऑर्डिनरी रिजाइड करता है। और फिर उसके बाद उस पर्चे को क्या करेंगे, उस जो जिस घर में या जिस मकान में वो व्यक्ति रहता है उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट में चिपका देंगे। और साथ में भैया उसकी एक कॉपी क्या है, जो कोर्ट हाउस है, कोर्ट हाउस के कॉन्स्पिशियस पार्ट में भी चिपका दी जाएगी जिससे कि वहां पे सबको दिखाई देती रहे। द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज, इट शैल बी पब्लिकली read in some conspicuous place of town or village in which such persons ordinarily reside, जहां वो साधारणतः निवास करता है उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट प्लेस पर, जो जहां से सबको दिखाई दे सुनाई दे, वहां खड़े होकर के पढ़ करके सुनाई दी जाती है। क्योंकि अगर अधिकतर अगर किसी ने देखा हो तो ये 5-7 लोग जाते हैं भैया ढोल ढोल ताशे वगैरह लेकर के, ड्रम पूरा बजा करके, जब उसे जो ना जोर जोर से बोल करके सुनाया जाता है प्रोक्लेमेशन को, और वही भैया जिस घर में रहता है वहां चिपका दिया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि भैया इतने से भी काम नहीं चलता है तो कोर्ट क्या करेगी,
इसको भैया जो वहाँ पे जो डेली न्यूज़पेपर है जो चलता है चलन में है उसमें इसको सर्कुलेट करा देगी सॉरी। A court may issue if it thinks fit direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in the place in which such place ordinarily reside. पब्लिकेशन करा दिया उसका डेली न्यूज़पेपर में जो वहाँ चलन में है। अब ये आपका जो सबसेक्शन 3 है इसकी हम बात करते हैं। A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day. अब ये कोर्ट जो है इस बात का एक स्टेटमेंट राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा कि जो प्रोक्लेमेशन उसके द्वारा की गई है उसकी एक मेमो तैयार करके कि राइटिंग में उसको जो और ये चीज राइटिंग में तय कर देगा लिख देगा कि पर्टिकुलर डेट पर और जो ना इस तरीके से जो प्रोक्लेमेशन है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट और पर्टिकुलर मैनर में जो मैनर वही है जो क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि सीधे सीधे से पढ़कर सुनाई जाएगी और उसके घर पर चिपका दी जाएगी और उसका एक पार्ट जो ना एक कॉपी कोर्ट हाउस पे भी चिपका दी जाएगी। ये उसके उस चीज के लिए कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि जो ना कोर्ट ने जो ना जो कंडीशन है इसकी सेक्शन 82 की उनको जो ना पूरी तरीके से पूरा किया है। अब इसी के साथ भैया सबसेक्शन 4 इंसर्ट किया गया था सीआरपीसी में जो आपका अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था कुछ बताओगे क्या? Information published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offense punishable under section 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, or 460 of the IPC, and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. यानी कि अब ये वाले जो अपराध दिए हुए हैं मर्डर के हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर है, किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, एक्सटॉर्शन है, डकैती है, ये जितने भी इस तरीके के ऑफेंसेस दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है और जो समय नियत उसके लिए किया गया है उसमें वो उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट सारी चीजों को जांच करके भाई एक तरफ तो प्रोक्लेमेशन की जा रही है उद्घोषणा की जा रही है उसके खिलाफ कि इस तरीके से ये व्यक्ति उस मामले में अभियुक्त है और उसके लिए चीज है कि अपना समय से वहां उपस्थित हो जाए और जिस व्यक्ति को भी दिखाई दे उसे ये सारी बातें बता दे जिससे कि वहां अपने पहुंच जाए। लेकिन अब यहाँ पर अगर इन मामलों की हम बात करते तो कोर्ट क्या करती है उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करती है यानी कि उद्घोषित अपराधी ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगी। और फिर इसी के साथ सबसेक्शन 5 भी इंसर्ट हुआ था। सेक्शन 5 भी कह देता है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1। अब सीधी सी बात ये है कि जो 2 और 3 वाले जो प्रोविजन है सबसेक्शन 2 एंड 3 वाले वो आपके जो ना सेक्शन 4 के लिए सबसेक्शन 4 के लिए भी एज इट इज अप्लाई होंगे किसी क्लियर कट। और ये हम बात वहां करते हैं जब हम पब्लिकेशन की बात करते हैं जब सबसेक्शन 1 में क्या नाम सीधी सीधी सी पब्लिश की जा रही है। अब इसके बाद भैया आप देखते हैं चलो ठीक है भैया इतने से भी काम तो चल नहीं रहा भाई सब वो कलाकार है प्रोक्लेमेशन हो गई 1 महीने का समय भी निकल गया कोर्ट को दिखाई दे गया जो न्यूज़पेपर है उसमें भी सर्कुलेट हो गया। अब कोर्ट को दिख रहा है कि भैया वह ऐसे नहीं आएगा फिर उसके पास व्यवस्था ये बसती है कोर्ट के पास कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए 83 में। अब प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए भैया वहां एक चीज क्लियर है कि कोर्ट अगर चाहे तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट दोनों एक साथ कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वारंट और प्रोक्लेमेशन की जब आप बात करेंगे तो वारंट पहले इश्यू होगा और प्रोक्लेमेशन हमेशा बाद में होगी क्योंकि और वो प्रोक्लेमेशन भी तब होगी जब कोर्ट को ये विश्वास हो जाता है कि जो भैया वो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर गया है भाग गया है और जो ना जानबूझकर अपने आप को उसने छिपाया हुआ है जिससे कि वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके।
अब हम 83 में हम बात करते हैं कि अटैचमेंट की जो बात की जाएगी। अब यहाँ कह रहा है कि कोर्ट इशूइंग प्रोक्लेमेशन में एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी कि प्रोक्लेमेशन तो उसने इशू कर दी, अब उसके बाद किसी भी समय पर जब उसको लगे ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ऑफेंडर। सीधा सा है कि क्या नाम है, उस समय कोर्ट क्या करेगा, जो संपत्ति ऑफेंडर से संबंधित है उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का वो आदेश कर सकता है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देखना कुछ क्या लिखा हुआ भैया सबसेक्शन 1 में। The court issuing a proclamation under Section 82 may, for reasons to be recorded in writing, at any time after the issue of the proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable, or both, belonging to the proclaimed person, provided that where at the time of the issue of proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of or whole part of his property. B is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court. It may order the attachment simultaneously with the issue of the proclamation. यानी कि जब हम साइमल्टेनियस ऑर्डर की बात करते हैं प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के, तब उस वहां पर यह देखते हैं कि दो कंडीशन है। कोर्ट को किसी भी तरीके से या शपथ पत्र पर यह विश्वास हो जाता है कि जो एब्सकॉन्डर है, एब्सकॉन्डर जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रोक्लेमेशन हुई है, या सॉरी जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट निकला हुआ है, तो अब उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन की जानी है। वहां दिखाई दे रहा है कि यह व्यक्ति के आगे में जो उसकी संपत्ति है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है पूरी पार्ट को या किसी एक हिस्से को, यानी कि भागने के फिराक में है यहाँ से। तब या उसकी जो संपत्ति है जो कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती है उसे वहां से रिमूव किया कि जो मोबाइल प्रॉपर्टी थी वहां उसकी रखी हुई थी, कहीं पर उसकी गाड़ी और ये सारी चीजें, बैंक बैलेंस और ये सब चीजें धीरे 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 उनको वहां से रिमूव कर रहा है कोर्ट के जुरिडिक्शन से। तब उस स्थिति की बात करते तो अगर ये वाली दो कंडीशन अगर फुल कोर्ट को विश्वास हो जाता है इनमें से कोई भी परिस्थिति एग्जिस्ट कर रही है, तो वो क्या करेगा, साइमल्टेनियस प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब जब साइमल्टेनियस अटैचमेंट साइमल्टेनियसली ऑर्डर पास किया जाएगा अटैचमेंट का, तो अब सबसेक्शन 2 उसमें कुछ अथॉरिटी देता है। पढ़ दो कुछ क्या कहता है वो। Such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to any person belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated. यानी कि अब जो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जा रहा है उसके ऊपर भैया डीएम का एक एंडोर्समेंट तैयार हो जाएगा। डीएम के एंडोर्समेंट के द्वारा उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। क्लियर है, सीधी सी बात। अब अगर प्रॉपर्टी वो या तो डेप्ट है या मूवेबल है या अलग या और किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहां पर उसके मैनर की हम बात करते हैं। जब सेक्शन 83 में हम देखते हैं तो डेप्ट और मूवेबल की जब बात करेंगे तो उसकी बाय सीजर उस प्रॉपर्टी को सीज करके या उसको अपर रिसीवर को अपॉइंट करके या क्या नाम है कि जो किसी जिस व्यक्ति के पास वो है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि भैया ये ऑफेंडर को डिलीवर ना की जाए या ऑफेंडर के बिहाफ पर किसी अन्य व्यक्ति को डिलीवर ना की जाए, या इनमें से एक या दो से अधिक मोड सारे एक साथ अपनाए जा सकते हैं। पढ़ना भैया सबसेक्शन 3 अंजलि। If the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made by seizure or by the appointment of a receiver or by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf, or by all or any two of such methods as the court thinks fit. ठीक है भैया। अब लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्थिति में अगर देखा जाएगा, अगर लैंड पेइंग रेवेन्यू वाली प्रॉपर्टी यानी कि जो है लैंड पेइंग रेवेन्यू इन द सेंस यूज संपत्ति से जो राजस्व सरकार को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को, तब उस स्थिति में जो कलेक्टर के थ्रू उसको क्या है अटैच किया जाएगा। और जब इनसे अलग और जितनी भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तब उस स्थिति में क्या है उसका कब्जा लेकर के किया जाएगा या उसका रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, या अगर किसी व्यक्ति के पास वो किराए पर है, सपोज किसी मकान नहीं है,
तब उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि भैया इस मकान का जो रेंट है या इसकी जो डिलीवरी है आप इसके मकान मालिक को नहीं देंगे। मकान मालिक कौन है? जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन है, या उसके ब्याह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देंगे, या बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड, या इनमें से या तो तीनों अपना लेंगे या इनमें से कोई दो अपना लेंगे, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगे। और अगर ये लाइव स्टॉक या पेरिशेबल नेचर की है तब उसकी हम बात करते हैं। लाइव स्टॉक या पेरिशेबल नेचर यानी कि उन्हें पता है कि अगर एक समय तक इनको क्या सेल आउट नहीं किया गया तो ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, तब उस स्थिति में क्या है, कोर्ट उसको सेल कर देगा। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ ए लाइव स्टॉक or is of a perishable nature, the court may, if it thinks fit, it expedient order immediate sale thereof, and in such case, the proceeds of sale shall abide the court of the order। जो proceed यानी कि सेल के बाद जो भी उससे प्राप्त होगा वो सारी चीजें क्या है, वो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आबद्ध होगी। कोर्ट उनके लिए तय कर देगा कि उनको भैया कहाँ रखा जाना है। अब भैया लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा रिसीवर, पढ़ देना कुछ क्या लिखा हुआ है। The power, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure 1908। कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। सपोज कीजिए कोई जॉइंट प्रॉपर्टी थी, अब जो एक भाई साहब तो अफेंडर थे या एक्यूज थे, वो गायब हो गए, भाग गए, नहीं आए, कोई बात नहीं है। कोर्ट ने उनके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन कर दी, तब भी नहीं आए 1 महीने में। प्रोक्लेमेशन के बाद कोर्ट ने भैया प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी भैया बराबर वाले जो उसके साझेदार थे, शेयर खातेदार, उनकी तो कोई गलती थी नहीं। अब उन्हें बड़ी आपत्ति होती है, परेशानी भी होती है, तो अब उनके लिए व्यवस्था की गई। ठीक है भैया, आप सेक्शन 84 में अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ऑब्जेक्शन इस बात का क्योंकि आप क्लेमेंट है और आपका उस पर क्लेम बनता है, और वो भी क्या है 6 महीने के भीतर, जिस दिन जो अटैचमेंट हुई अटैचमेंट के ऑर्डर से 6 महीने के भीतर उसे कर सकते हैं। अंजलि देखना भैया क्या लिखा हुआ है। If any claim is preferred to or objection made to the attachment of any property attached under Section 83 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person, on the ground that the claimant or objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under Section 83, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part, provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative। सीधा साहब, ये जो ऑब्जेक्शन करने वाला वही बेचारा नमस्ते कर गया, तो उसके क्या है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा ऑब्जेक्शन को कंटिन्यू रखा जाएगा। आप सब सबसेक्शन वे जो 1 में जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की हम बात कर रहे हैं जो कोर्ट को प्रिफर्ड किए गए थे, तो उस स्थिति में क्या है, claims or objection under subsection 1 may be preferred or made to in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of chief judicial magistrate of district in which the attachment is made। फिर उसको सीजेएम को क्लेम कर लिए जाएंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं। अब उस जितने भी क्लेम और ऑब्जेक्शन होंगे उन पे भैया उनको जांचा परखा जाएगा। तो उस स्थिति में क्या है, एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन व्हिच इट इज प्रेफर्ड और मेड, बशर्ते कि क्या है, कोर्ट के द्वारा इनमें एक चीज और देखी जाएगी, इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। अगर सीजेएम को किए गए हैं तो उस स्थिति में क्या है, वो भैया सीजेएम उसके सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है, उसको किसी को भी भैया उसको मेक ओवर कर सकता है कि आप इसको भैया जो ऑब्जेक्शन है इनको चेक कर लीजिए, उसको ट्रांसफर कर देगा वो सारी चीजें। अब अगर एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड, मैंने कर दिए भैया, नहीं बनते आपके ऑब्जेक्शन, कोर्ट को नहीं दिखाई देता कि आपका कोई इस पर क्लेम बनता है, ऑब्जेक्शन है वो आपके सही है, उसने डिसअलाउ कर दिए, कोई बात नहीं, कर दिए। तो जब वो ऑब्जेक्शन डिसअलाउ हो गए तो फिर उसके भैया विद इन 1 ईयर उस व्यक्ति के पास राइट है कि वो क्या नाम है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है अपने राइट को एस्टेब्लिश करने के लिए कि उसका इस प्रॉपर्टी में राइट बनता है। दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी अटैच्ड। Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in any part, an order under subsection 1 may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right
which he claims in respect of the property in dispute, उस संपत्ति के संबंध में जो विवाद की विषय वस्तु है, but subject to the result of such suit, लेकिन उस रिजल्ट से, उस परिणाम से वो आबद्ध रहेगा जो सूट में निकल कर आएगा, यानी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव। फिर उसके बाद वो जो ऑर्डर पास होगा कोर्ट के द्वारा उस सूट में, वो ऑर्डर क्या भैया, कंक्लूसिव होगा। अब यहां तक तो ठीक हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन की थी, वो भाई साहब वापिस आ गए। If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment. कुछ क्या करेगा भैया, उसे प्रॉपर्टी उसकी रिलीज कर देगा। ठीक है कुछ? जी सर सही है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर विद इन 1 ईयर, वो क्या नाम है, सॉरी 30 दिन में नहीं आए थे, उसके बाद जो प्रॉपर्टी का है उस पर चली गई थी डिस्पोजल की तरफ, तो वहां ये क्या कह रहा है, अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में नहीं आता है तो क्या है, जो प्रॉपर्टी उसको डिस्पोजल पे डाल देगा। जो कोर्ट है प्रॉपर्टी को जब डिस्पोजल पे डालेंगे, लेकिन वो तब तक सेल नहीं की जाएगी जब तक जो अटैचमेंट से 6 महीने का समय पूरा ना हो गया हो, सीधा सा। और अगर कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन आए हैं, वो क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है उनको पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ ना कर दिया गया हो। स्पीडी एंड नेचुरल डिके, कोर्ट कंसीडर सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनर, या उन्हें कोर्ट को दिखाई देता है कि ये सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके, जैसे पेरिशेबल नेचर वाली आप बात कर रहे थे, या कि जो कोर्ट को लगता है कि जो सेल है वो ओनर के बेनिफिट के लिए होगी, इनमें से किसी भी स्थिति में जैसा भी कोर्ट ठीक समझे, क्या है, प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। अंजलि पढ़ देना क्या कहता है बेटा ये। If the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of the attachment and until any claim preferred or objection made under Section 84 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy and natural decay, or the court considers that the sale would be for the benefit of the owner. In either of which cases, the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. अब खैर कोई बात नहीं भैया, चलो अब संपत्ति बिक गई, प्रॉपर्टी सेल हो गई, और प्रॉपर्टी सेल यानी कि अब उसके बाद क्या है, जो अटैचमेंट है, देखो हमने कहा कि जो अटैचमेंट के 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी डिस्पोजल पे आ जाएगी, और या अगर कोई ऑब्जेक्शन और क्लेम किए गए हैं तब उस स्थिति में उनको उनको सेटिस्फाई करके, उन ऑब्जेक्शन और क्लेम को क्लियर करके तब प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। ये जो 2 कंडीशन दिखाई दे रही है कि स्पीडी डिस्पोजल के लिए, ये नेचुरल जस्टिस में ये भी जरूरी है, या नेचुरली वो डिके करती है, डिके कर रही है, या कोर्ट को दिखाई दे रहा है कि वो ऑनर के बेनिफिट के लिए आवश्यक है। अब भैया प्रॉपर्टी सेल कर दी गई, और उसके बाद क्या है, 2 साल के भीतर जिस दिन से प्रॉपर्टी अटैच होती है, वो जो भाई साहब है जिनके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन की थी, वो आ जाते हैं फिर, और कोर्ट को विश्वास दिलाते हैं कि भैया उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं हुई थी, उनके खिलाफ कोई वारंट भी इशू हुआ है, और वारंट के बाद उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, इस बात का भी उन्हें ज्ञान नहीं था, और उन्होंने जानबूझ करके ऐसा कोई काम नहीं किया था कि जिससे कि कोर्ट मतलब वो अपने आप को छिपाए, या जो वारंट उनके खिलाफ हुआ था उसको एग्जीक्यूट होने से वो रोका जा रहा हो, तब की हम बात कर रहे हैं। अब उस स्थिति में क्या कोर्ट को लगता है ठीक है भैया, फिर उसके बाद अगर प्रॉपर्टी सेल या डिस्पोजल पे नहीं गई है तो उसे तो रिलीज कर ही देगा, और प्रॉपर्टी सेल और डिस्पोजल पे चली गई, सेल हो गई है, तो उसकी जो प्रोसीड्स है वो उसको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। If within 2 years from the date of the attachment, any person whose property is or has been at the disposal of state government under subsection 2 appears voluntarily, यानी कि स्वेच्छा से आया है, और इज एप्रीहेंडेड एंड ब्राउट बिफोर द कोर्ट, या पकड़ लिया गया और कोर्ट के समक्ष लाया गया, बाय हुज ऑर्डर द प्रॉपर्टी वाज अटैच्ड, उस कोर्ट के समक्ष जिस कोर्ट के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था, और द कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, या उस कोर्ट के समक्ष लेकर के जाया जाता है जो उसके सबऑर्डिनेट है, एंड प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सच कोर्ट, और वो व्यक्ति जिसको पकड़ कर लाया गया है ये साबित कर देता है कोर्ट को सहमत करने के लिए, कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए कि दैट
he did not abscond, वो abscond किया ही नहीं था, और conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, और ये अपने आप को उसने नहीं छिपाया था कि जिससे कि वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके, and that he had not such notice of the proclamation, और उसे भैया प्रोक्लेमेशन की भी कोई जानकारी नहीं थी जिससे कि वो अपने आप को योग्य बना सके, विद इन स्पेसिफाइड टाइम में आ जाए, एज टू इनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयर सच प्रॉपर्टी, और इफ द सेम हैज बीन सोल्ड, फिर उस स्थिति में अगर क्या वो प्रॉपर्टी या जो अगर वो सोल्ड कर दी है तो या तो प्रॉपर्टी उसको वापस दी जाएगी, या फिर उसके सोल्ड करने की स्थिति में जो नेट प्रोसीड है, यानी कि जो भी उसके जो इनकम जो पैसे आए थे वो सारे के सारे उसे हैंड ओवर कर दे, नेट प्रोसीड ऑफ द सेल, और इफ पार्ट ओनली देयर ऑफ हैज बीन सोल्ड, या उसका कोई पार्ट सोल्ड किया गया था, तो नेट प्रोसीड ऑफ द सेल एंड द रेसिड्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर फ्रॉम ऑल कॉस्ट इनकर इन कॉन्सिक्वेंस, अब जितना भी कोर्ट का खर्चा आया था उसको प्रॉपर्टी को सेल करने में, जितनी भी चीजें खर्च हुई थी उन सबको उस व्यक्ति से वसूलते हुए वो सब क्या बाकी जितना भी बचेगा उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अटैचमेंट बिल डिलीवर टू, उसको वापस कर देंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात ये करते हैं कि अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, अब यहां हम बात कर रहे हैं दूसरी, कुछ क्या देखना क्या कहता है भैया ये, Any person referred to in subsection 3 of section 85 who is aggrieved by any refusal to deliver property or the proceeds of the sale thereof may appeal to the court to which appeals ordinary lie from the sentence of first mentioned court. यानी कि अब वो व्यक्ति जो एब्सकॉर्ड कर गए थे और भैया 2 साल में वापस आ गए, 2 साल में वापस आने के बाद या तो खुद आया पकड़ के ला गए, वो रेस्टोरेशन की एक एप्लीकेशन लगाते कि भैया जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है या जो सेल भी है तो उसकी जो प्रोसीड्स है उसे रेस्टोर कर दी जाए, दे दी जाए, अब उसकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उसके लिए क्या है वो जो फिर उसके बाद नेक्स्ट मेंशन की कोर्ट है उसमें उसकी वो अपील कर सकता है। सेक्शन 86 आपका भैया केवल इतना कहता है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं जहां तक मुझे लगता है। खैर इसके बाद 87, 88, 89 और 90 दो सेक्शन हो, 4 सेक्शन और बचते हैं, और इनमें से जो अधिकतर पूछे जाने वाले सेक्शन है 87 और 90 है। 87 आपका सीधा सीधा सा कह देता है भैया है तो समन की जगह पे वारंट इशू करने का भी कोर्ट को अधिकार है, या समन के साथ साथ भी वो वारंट इशू कर सकता है, क्योंकि कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है, पहले भी कर सकता है वारंट, ना करता हो तो समन वो तो सीधे वारंट कर देगा। ए कोर्ट में in any case in which it is empowered by this court to issue a summon for the appearance of any person, जिसमें कोर्ट को एम्पावर किया गया उसके पास पावर है कि भैया वो किसी भी व्यक्ति को अपीयर होने के लिए समन इशू कर सकता है, तब उस स्थिति में या रीजन रिकॉर्ड करते हुए वो क्या करेगा, समन से पहले वारंट इशू कर देगा या उसके साथ कर देगा। After recording its reason in writing, a warrant of his arrest, if either before the issue of such summon or after the issue of the same, but before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summon, फिर उसके बाद वो abscond कर रहा है, वो जो summon की जो डायरेक्शन है उनको अभी नहीं करेगा, तब उस स्थिति में वारंट इशू कर देगा। और if at such time if he fails to appear and the summon is proved to have been duly served, उसको दिखाई दे जाता है कि वो भैया समन ड्यूली सर्व हुआ है लेकिन जानबूझ करके वो स्पेसिफाइड टाइम में नहीं आया है, in the time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure, उसके पास रीजनेबल कारण भी नहीं है, दिखाई देता है, तब उस स्थिति में क्या भैया वो वारंट इशू कर देगा। 88 ये कह देता है कि वहां भैया उसमें अपीयर होने के लिए बॉन्ड लेने की पावर दी हुई है, when any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without sureties for his appearance in such court। अब मान लीजिए जिस व्यक्ति के खिलाफ या तो समन इशू हुआ है या वारंट इशू हुआ है और वो कोर्ट में जब आ जाता है तब उस स्थिति में कोर्ट को एम्पावर है, कोर्ट के पास पावर है इस बात की कि उस व्यक्ति से बॉन्ड ले सकता है कि भैया आगे से वो समय समय पर भैया कोर्ट में उपस्थित होता रहेगा, और वो विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी भी दोनों में से किसी भी तरीके से ले सकता है। क्या करता है आगे, अब अगर जो बॉन्ड में उसकी कंडीशन दी हुई है उनमें से किसी का भी ब्रीच करता है तब भैया फिर पकड़ लिया जाएगा उसे। Arrest on breach of bond for appearance, when any person who is bound by any bond taken under this code to appear before a court does not appear,
The officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person is be arrested and produced before the court. फिर उसके बाद दोबारा वारंट इशू कर देगा उसके लिए. इसको खत्म कर दो. कुछ देखना क्या कहता है. Provisions of this chapter generally applicable to summons and warrant of arrest. The provisions contained in this chapter relating to the summons and warrant and their issue, service, and execution shall, so far as may be, apply to every summons and every warrant of arrest issued under this code. सीधा साहब ये कहता है कि भैया इस कोड के जो इस चैप्टर के जो प्रोविजन है जो समन और वारंट से ही रिलेटेड होंगे जनरली, और उनसे संबंधित जो एग्जीक्यूशन और जो इन सारी चीजों की बात कर देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वो रन करेंगे. यहाँ तक भैया किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो.